ऑक्सफोर्ड निखिल के नए एपिसोड में स्वागत है आपका। लास्ट टाइम हमारी सर से बात हुई थी, तब हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। आज वापस से वही सिलसिले को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये था बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, जो कि था देश से रिलेटेड। देश में उस टाइम अर्थव्यवस्था जो थी वो 5वें स्थान पे थी, अभी 4थे स्थान पर है। ये सर ने 2 महीने पहले बता दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर रहने वाली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। उस टाइम सर जब हमारी बात हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे थी, 5वें पे थी, अभी 4थे पे आ गई है। आपने उस टाइम बताया था कि बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस अभी देखने को मिल सकते हैं सरकार में। ऐसे और क्या चेंजेस की आप उस टाइम बात कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम से लेकर अभी तक 2 से 3 चीज़ें ऐसी घटी है जो एक मेजर चेंजेस की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। क्या आप उन चेंजेस की बात कर रहे थे? जैसे पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश ने भारत के नागरिकों ने भारत की शक्तियों को पहचाना, देश विदेश ने भारत देश की शक्तियों को पहचाना। क्या आप इन बड़े चेंजेस की तरफ इशारा कर रहे थे, या इससे भी और कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं? देखो निखिल, आत्मरक्षा का अधिकार हर एक अच्छे राष्ट्र को होना ही चाहिए। पर जहाँ तक परिवर्तन की बात है, और जहाँ मैंने जिस बात को हम वहीं से शुरू करते हैं कि जिस समय हम चर्चा कर रहे थे उस समय देश 5वीं अर्थव्यवस्था थी, और 2 महीने के अंदर तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये देश के चलते हुए तंत्र ने बताया, मैं तो उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। आज हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और फिर मैं ये भी आज मुझे विश्वास है कि हम 28-29 में दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक तंत्र बनने वाले हैं। पर एक उससे भी बड़ी चीज़ जिसको निखिल आपको समझने की आवश्यकता है कि 2025 से 2030 तक का पूरे विश्व के आर्थिक तंत्र में भारत का योगदान 3री अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं होगी। हम पूरी दुनिया को दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र चलाने का टूल बन चुके हैं आज। चाइना नो डाउट पहले नंबर पे है, पर हम अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहे हैं इस चीज को लेकर। मतलब आज अगर दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था को चलाना है तो भारत से वो अछूता नहीं रह सकता। एक समय के अंदर हमारी कोई बात को सुनता नहीं था, और कहीं ना कहीं पे विपक्ष को जिस प्रकार की भूमिका इस देश के साथ खड़े होकर के करनी चाहिए थी, विशेष रूप से जो विपक्ष के जो प्रमुख दल है, कांग्रेस की मैं बात करूंगा, उसकी भूमिका इतनी नकारात्मक कैसे हो सकती है देश के प्रति, मुझे सोच करके बड़ी हंसी भी आती है और उन पर तरस भी आता है। आज देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है। आपने जब हमें अर्थव्यवस्था जब भारत को मिली उस समय मोदी जी को, आज के 11 साल पहले हम 10वें नंबर पे थे, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। पर ये हम थोड़े बोल रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, दुनिया बोल रही है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हम आज अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था हुए तो उनको स्वागत करना चाहिए, बल्कि उनको तो ऐसे कीमती सुझाव पेश करने चाहिए थे कि नहीं साहब, हम 5वीं नहीं, हम भारत को 2री, 4थी, पहली लाने में हम लोग इतने कीमती सुझाव और दे सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए थी। मतलब जिस प्रकार से उनके जो आज के टाइम में उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जिस प्रकार से आकर के चीजों को बोलते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक देख रहा था कि भारत को G7 ने आमंत्रित नहीं किया। अरे भाई, इतनी क्या जल्दबाजी हो रही थी? उनके स्पोक्स पर्सन आकर के टीवी पे बोल रहे हैं, कभी यहाँ बोल रहे हैं, फिर गए ना वो। ठीक है, जो देश, उसको हम G7 के कोई स्थायी सदस्य नहीं है, पर भारत का वर्तमान समय में जिस प्रकार का पूरी दुनिया में प्रभाव है, उसको देख करके वहां का जो होस्ट कंट्री होता है, उनके भी इंटरनल कोई मैटर्स होते हैं, उसको देख करके उन्होंने आमंत्रित किया। पर आमंत्रित करने में समय लगता मैं इसको और पीछे जाता हूं। सबसे पहले G7 के अंदर भारत को आमंत्रित किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। 2008 तक भारत गया। हम ये पूछते हैं कि 2008 से लेकर के 13-14 तक मनमोहन सिंह जी सरकार में थे, उनको क्यों नहीं किया आमंत्रित? पहले खुद की गिरबान में झांको, फिर ये बोलो। 2019 तक हमने 2014 से लेकर के जो पहला जो नरेंद्र मोदी सरकार का कालखंड था, उस कालखंड में हमने जो हमारी चुनौतियां थी, जो इंटरनल जो हमारा जो अर्थतंत्र बिगड़ा हुआ था, उसको ठीक करने का प्रयास किया। नोटबंदी लाए, GST लाए, इनकम टैक्स के सुधारों पे हम आए, ताकि हमारे जो ताना बाना जो बिगड़ा हुआ था, जो पिछले मतलब 2003 से लेकर के उसको नींव रखने में समय लगता है, उसको चीजों को मनवाने के लिए टाइम लगता है। जब हमने सब चीजों को करेक्ट किया तो 2019 से लेकर के और 2025 तक हम लगातार शिरकत कर रहे हैं। और उसके अंदर एक कालखंड हमने कोविड जैसी महामारी भी हमने हैंडल करी है। पूरी दुनिया में वैक्सीन हमने दुनिया को दी है, बल्कि
मतलब एक समय में ऐसा था कि ये लोग सोच रहे थे कि हम वैक्सीन हम लेके आएंगे, लेकिन वैक्सीन हमने दुनिया को दी। तो समय सब बदलता है, लेकिन उसके लिए एक संयम भी रखना पड़ता है। विपक्ष को एक संयम रखने की आवश्यकता थी इसके अंदर। जहां तक पुलवामा अटैक की बात है, तो मैंने एक बार ये बात शायद आपको पिछली चर्चा में कही थी कि यही मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो रक्षा मंत्री थे के एंटनी, उन्होंने सदन में बयान दिया कि हमारे पास में फाइटर जेट खरीदने के पैसे नहीं है। आप देखिए किस प्रकार। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, राफेल लिए, रोमियो लिए, हमने चिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए और लगातार नहीं बनाए भी, और मेक इन इंडिया के तहत हम आज के टाइम में बार्गेन करने की पोजीशन में आए। अभी वो उसके ऊपर राफेल को भी लेकर के तरह तरह की झूठी मतलब टिप्पणी करने से नहीं होता है साहब। ये तो हथियार जो है इसके अंदर उनको कोड नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे भाई कोड पहले भी तो नहीं मिले थे, जो मिराज उस समय लिए गए या और लिए गए, ठीक है आज हमने उसको बार्गेन करी है, और आने वाले टाइम में आपको भारत के हथियार राफेल में भी इनबिल्ट होते हुए दिखते नजर आएंगे। ये जल्दी होगा ये चीज, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, तरीका होता है। उसको सार्वजनिक रूप से आकर के सिर्फ एक थोती मांग खाली लेकर के टीवी के सामने बैठ करके भारत का माखौल उड़ाना ये ठीक नहीं है। और भारत ने पुलवामा के बाद में जिस प्रकार का उत्तर, भारत की लड़ाई कतई पाकिस्तान से नहीं है, भारत की लड़ाई पाकिस्तान में पोषित आने वाले आतंकवाद से है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोगों से। भारत की लड़ाई जो पीओके भारत का अभिन्न अंग है उसको लेकर के हमारी लड़ाई है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में आज हम तो, प्रधानमंत्री जी ने तो बोला ही है ना इस बात को कि भाई तुम लोग ये गलत रास्ते मत जाओ, अपना आराम से काम। कहां पे वो लोग थे, मैं अच्छी तरह मुझे मालूम है, जब मैं बचपन में आज के 30-40 साल पहले सुनता था भारत से ज्यादा उन्नत अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की होती थी। हाँ। आज वो कहाँ है? आज वो कहीं लिस्ट में ही नाम नहीं ला। मतलब ये हमारा विपक्ष उसको उदाहरण मान के घूम रहा है। कहाँ खड़े हैं वो लोग, उनसे क्या कंपैरिजन करना है? वो तो आज के टाइम में वहां की जनता बेचारी दया की पात्र हो चुकी है पूरी दुनिया। तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। भारत ने गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है। आज हम जिस समय भारत में हमको शासन मिला, 25 करोड़ भारत की 20% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे, मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। आज वही उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से हम ऊपर ले खड़ा करेंगे ना करके। 5 करोड़ लोग अब बचे हैं। जल्दी हम सरकार की पूरा प्रयास है कि 1-2 साल के अंदर जितना भी कोशिश करके उनको भी गरीबी रेखा से कम ऊपर के स्तर पर हम लेकर के। फिर अभी आपने जो बात बताई इसमें से 2-3 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही है। आपने बोला कि नोटबंदी जैसा हमने एक बड़ा समय देखा, हाँ। उससे हम निकले, ये बीजेपी सरकार ने लागू करा, पर नोटबंदी से सर काफी देश के कुछ राज्यों में, देश की काफी ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग बहुत परेशान थे। बहुत सारा आज भी एक तबका बन के रह गया है जो कह रहा है कि कालाधन बाहर नहीं निकल पाया। आपको क्या लगता है कि कितना कालाधन बाहर निकल पाया? दूसरा सवाल सर खड़ा होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर रहेगा भारत, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत दूसरे नंबर पर रहेगा। इसके लिए क्या रोड मैप भारत ऐसा तय कर रहा है? रोज रोड मैप ही चल रहा है। पिछले 11 साल से रोड मैप ही बना रहे भैया। सबसे पहले गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन पहले दिन अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया था कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार होगी, किसान के कल्याण को समर्पित सरकार होगी, युवाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। पहले दिन क्लियर एजेंडा था उनको। और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन भी स्पष्ट कर दिया था कि कड़वी गोली लेने के लिए तैयार हो जाओ। देखो कोई भी चीज की व्यवस्था सुधारनी है, जो आदत आपकी बिगड़ी हुई है उसको ठीक करना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली। और ये कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें, मतलब इसको कहते हैं ना प्लान, आदमी समझ ही नहीं पा रहा। विपक्ष को यह समझ में नहीं आया कि शुरुआत कहां से हुई। जनधन खाता, अब लोगों को उस दिन मजाक हो रही थी खाता खुलाने से क्या होगा। अरे भैया खाता खुलाने से तो सब कुछ ही बदल गया। आज ये पेटीएम और ये जो बैठे बैठे जो गांव के अंदर जो हमारा रामू किसान है ना, वो भी फोन पे यही बोलता है भैया एक पेटीएम कर दो, 50 रुपए के लेने का टाइम नहीं। उसके बाद में बेचारा 100 रुपए के लिए उसको किलोमीटर जाना पड़ता था। आज हमारी टेक्नोलॉजी के सहारे तुरंत उसके खाते में। तो ये परिवर्तन कहां से आता है? जनधन खाता, मतलब बात छोटी है पर कितनी तर्क कहां तक जा रही है सोचने की आवश्यकता है। कहां तक इस सोच को हम काम में ले रहे हैं, क्योंकि उसी जनधन खाते का कमाल है क्या सरकार की जितनी भी योजनाओं का जो पैसा, जो उसके लाभान्वित लोग हैं, वहां तक वो पैसा कैसे पहुंचेगा। पहले लाइनों में लग के पैसा लेने जाते थे और
जब लाइनों में लगते थे तो उस समय कौन सा तंत्र चलता था ये भी किसी से छुपा नहीं है। मैं उसकी चर्चा यहाँ पे करना ज्यादा उचित नहीं समझता, पर आज अगर किसान सम्मान निधि के 2,000-3,000 रुपए जो भी सरकार के पोर्टल से चलते हैं ना, सीधे उसके खाते में पूरे पैसे पहुंचते हैं। वो 15 पैसे वाला जमाना गया। बीच में मीडिएटर हाँ, कमीशन वो जो भी है, मैं उसको सबको मालूम है, इसलिए उसकी चर्चा बार बार दोहराना अभी उचित नहीं है। लेकिन 11 साल का बदलाव, ये 11 साल में क्या क्या चीजें बदली, शौचालय, माँ बहनों की कितनी मतलब दुर्गति होती थी कि आज उसको उस चीज को लेकर के सोचने को मजबूर किया जनता को कि शौचालय की आवश्यकता क्या है। बात छोटी है लेकिन कितनी बड़ी बात है, सफाई की बात है। आज सफाई को लेकर के मैं बहुत से जानता हूँ, रेलवे स्टेशन की पटरियों की तरफ आप झांक नहीं सकते थे। हाँ, आज से काफी समय पहले, हाँ, काफी नहीं, 10 साल पहले हाँ, आप झांक नहीं सकते। हाँ दूरदर्शन थी। हाँ, उसको झांक नहीं सकते थे। आज आप जाओ रेलवे स्टेशनों पे, सारे हमारे जो कोचेज हैं, बोर्ड जो रेलवे के हैं, वो सब अंदर सारा वेस्ट जो होता है उसका सब उसी में। तो किसने मना किया था भाई उनको? वो 55 साल से जो विपक्ष जो आज जो कह रहा है, 55 साल से सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा और सरकार के किसी भी तंत्र के ऊपर उनके परिवार का एक खाली नाम लग जाए, वहीं तक उनकी संतुष्टि थी। भाई हम राज के अंदर जनता के भले के लिए आए हैं, हमारे नाम को रोशन करने के लिए नहीं आए। आज हम कल आज हम है, कल कोई और होगा, लेकिन उसके पीछे ध्येय वाक्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, वो व्यक्ति एक लाइन पे कैसे खड़ा होगा। मैंने आज पहले भी चर्चा करी थी कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 उसकी बेसिक नीड्स तो पूरी करनी ही पड़ेगी आपको। आप दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, और वहां का नागरिक अगर इन चीजों को भी फुलफिल नहीं कर पाएगा तो ये तो बात ही करना बेईमानी है। पर सर, अभी जो अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है, जो तीसरे नंबर पर है, उनके देश में, उनके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुड टू गो है, बहुत सारी स्मूथनिंग है, वहाँ पे रोड अच्छी है, चीज़ों में विकास की तरफ है। भारत को कितना समय लगेगा कि उन सारी चीज़ों का नहीं, आपकी मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आप बात कर रहे हो जर्मनी की, जापान। हाँ। आज के टाइम में वो जर्मनी की पॉपुलेशन है 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, हम 145 करोड़ के, 145 करोड़ के देश है। व्यवस्था बनाने में समय लगता है, पर मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर, आपको शायद जानकारी होनी चाहिए, पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन गया। 13 किलोमीटर की सड़कें बनती थी एक समय में, आज 30 किलोमीटर पर डे सड़कें बन रही है। नेशनल हाईवेज देख, मैं अभी 2 दिन पहले मुंबई था, मुझे ध्यान है ये जो कोस्टल एरिया है उस पर वो कौन सा वो सेतु था, उसको मैं बरसों से देख रहा हूँ, उसी को लेकर के हम गौरवान्वित हो रहे हैं। हाँ। अरे भाई ऐसा क्या बदल गया। और आज मतलब देख करके मतलब देख कर आश्चर्यचकित कर रहा हूं कि मरीन ड्राइव से और सीधा विरार, मतलब आपको खाली समुद्र के ऊपर जाना है 40 किलोमीटर तक, और वो दिख रहा है। आज हम दादर तक पहुंच गए और आगे वहां तक भी जाने वाले। मैंने देखा, मतलब बंबई को जाम का शहर बोलते थे, हादसों का शहर बोलते थे, आज क्या हो रहा है? बंबई दौड़ता हुआ बॉम्बे है। मतलब दुनिया का वर्ल्ड क्लास एक आर्थिक शहर कैसा होना चाहिए, उसकी शक्ल बनती जा रही है उस शहर। जो हम जो गौरवान्वित होते हैं ना, दुबई जाके आया है। हाँ। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं निखिल, आने वाले 4-5 साल में वो लोग यहाँ पे आएंगे कि भारत के अंदर अगर आपको देखना है आर्थिक विकास तो भारत में चलो। तो बदल रहा है बहुत कुछ। आज एक्सप्रेस वे दिल्ली से मुंबई, आप सोच सकते हो। मतलब ठीक है, काम कर रहे हैं ना, उसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। आज आने वाले टाइम में आपको बुलेट ट्रेन में भी अहमदाबाद से मुंबई जाने को तैयार है। आपने तो बुलेट ट्रेन की बात करी सर, इस पे चर्चा करते हैं। बुलेट ट्रेन पे बहुत अभी टॉपिक चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, विपक्ष इस पे कहीं ना कहीं टिप्पणी दे रहा है, बहुत सारी बातें आ रही है। आपको क्या लगता है कि इसको आने में समय कितना लगेगा? 1-2 साल में ये हो जाए, ठीक है, मैं मानते हैं हम कि प्रोजेक्ट 1-2 साल लेट है। हाँ। पर वो विपक्ष इस बात की खबर कर रहा है, बोल रहा है, जिसके देरी का कोई मतलब ही नहीं होता था। सदी, मतलब जिसको कहते हैं ना, कई दशक बीत जाते थे। वो दशकों को हम अगर 1-2 साल के गैप से अगर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार सरकार की कोशिश है कि उसको भी धीरे धीरे खत्म करें। जो सरकार, जिस सरकार में हमने घोषणा करी है, उसी सरकार के कालखंड में उसको कंप्लीट करने का एक नया रोड मैप, नई सोच इस भारत में पैदा हुई। नोटबंदी हुई, उस पर सर मैंने आपसे सवाल किया कि काफी लोगों को लगता है कि जो नोटबंदी हुई थी उससे कालाधन बाहर नहीं आ पाया, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, नोटबंदी का बहुत बड़ा फायदा ये हुआ। अगर आज नोटबंदी के पहले के हालात, अगर कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो, और आज के हालात में बहुत फर्क हो गया।
हम 16 लाख करोड़ के बजट को आज 50 लाख करोड़ पर लेके गए हैं, तो उसमें नोटबंदी भी एक टूल था। हाँ, मेरा आप इस समझने की बात, आप समझो काला धन कैसे नहीं आया, काला धन कैसे नहीं आया। आज अगर 16 लाख करोड़ से टैक्सेशन की अगर 50 लाख करोड़ तक पहुंची है, तो वो ब्लैक जो मार्केट के अंदर जो व्यापार चलता था वो कागज पे आया ना, व्हाइट में बदला ना, इसीलिए तो सरकार के पास इतनी रेवेन्यू आई है। इसको समझ, काला धन को जरूरत है सामने दिखेगा, वो चक्र के हिसाब से सामने आता है। आज हम इस चीजों को दूर कर रहे हैं। आज 2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स होता था 2013 में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करती थी, आज 11 लाख करोड़ तक पहुंचे। तो ये सब नोटबंदी, जीएसटी, ये सब इसके टूल है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आज जीएसटी का ये खूब हल्ले करते रहे कि साहब गब्बर सिंह टैक्स और क्या फालतू के, मतलब इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, बेसिकली मुद्दे नहीं है। आज जीएसटी का फायदा क्या हुआ, पूरा भारत जो है कंपटीशन के दौर में उतर गया, हर स्टेट के पास कंपटीशन है। जो बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा, जो अच्छी रेट देगा, जो टाइम पे डिलीवर करेगा, वो आगे जाएगा। अब भारत सरकार आपको क्या कर रही है, सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है। मैं राजस्थान की बात करता हूँ, आज 2 बड़े एक्सप्रेस वे गए, अब इसके किनारे पे फैक्ट्रियां खुल रही है। आप कहीं भी भेजो ना, भारत के दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह जाने के रास्ते खुल रहे हैं। कहीं भी माल को लेके जाओ आप, पर आपको क्वालिटी बनानी है। बहुत इजी सिस्टम से चीजें जा रही हैं, लोगों का आवागमन साधन इजी हो रहा है। और साथ में आज पूरी दुनिया में हमारा जो एयर स्पेस जो हमारा जो डेवलप हुआ है, आज हम 50-70 एयरपोर्ट से हम 140 एयरपोर्ट तक हम पहुंच पाए हैं। उसका फायदा क्या हो रहा है, एक सुदूर छोटे कस्बे से भी आदमी बड़े पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाने की स्थिति में पैदा हो। तो इससे क्या हो रहा है, पूरे विश्व में व्यापार बढ़ रहा है हमारा। आज हम एक्सपोर्ट के अंदर हम 800 बिलियन को क्रॉस करने की स्थिति में। तो ये सब चीज किस चीज से हो रही है, ये बेसिकली देखो क्या है, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, सड़क परिवहन ये एक तरह से देश की धमनियां है। इसको जितना खोलोगे ना आप, रक्त जितना बहेगा, चीजें उतनी प्रॉपर तरीके से चलेगी। सर, आपने एयरपोर्ट की बात कही, देश के एक तबका है जिसको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि एयरपोर्ट जो है वो सारे सरकार के अंडर में ना होकर प्राइवेट में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। सरकार, मैं आपको सबसे पहला ही सवाल पूछता हूँ कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट किसके पास है? वो तो नहीं सरकार कहाँ था, सरकार कहती 2000 किसके पास था वो, किस समय में? इस मोदी सरकार से पहले, मोदी सरकार से पहले प्राइवेट था, है ना? हाँ। तो वो जो करके गए थे वो सही था, और सरकार ने कोई ये जो फालतू भ्रम फैलाते बेच दिया। अरे भाई लीज पे दिया है, रख रखाव के लिए दिया है, सरकार उसकी मालिक है, आप बढ़िया उसको साफ सुथरी हो। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। आप एक चीजें निकल जी, सरकार व्यापार नहीं करती, सरकार नीतियां बनाती है। सरकार का काम है जो चीजें हैं उनको ध्यान में देख करके उनके ऊपर नजर रखना कि जो भारत के नियम है उसके हिसाब से सब चीज चल रही है नहीं चल रही। ये तो 2G स्पेक्ट्रम करके बैठे थे ना, क्या हुआ उसके अंदर? वो काम था क्या सरकार का? सरकार का काम था बिल्कुल खुले मन से नीलामी करते। ये तो कोयले में दलाली खा रहे थे। आज क्या हो गया, कोयले का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, आज कोल इंडिया इतने हैवी प्रॉफिट्स बना रहा है। क्यों बना रहा है? पारदर्शी तरीके से सारी चीज चल रही है ना। ये झूठा भ्रम फैलाना, ये इनके पास में यही है। और इनकी प्रसन्नता में आपको ईमानदारी से होता हूँ, आज के टाइम में विपक्ष के हमारे नेता हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता उनका, इस बात को रखना नहीं चाहता, पर उनकी बात को कोई जनता, मतलब आज के टाइम में आप चले जाओ 100 लोगों में से 95 लोग उसकी उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं या मजाक में लेते हैं। तो ये उनको सोचने की बात है कि वो किन बातों के पीछे चल रहे हैं या कौन उनके सलाहकार हैं, कौन लोग हैं। मर्जी है जो बात बोल देते हैं। भारत की सेना का प्रमुख बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोल, अरे अमेरिका के राष्ट्रपति से हमें क्या लेना देना, वो तो सबके लिए बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हम पूरी दुनिया में बोलेंगे क्या जाकर के? हमारा सेना का जो प्रमुख है, जो हमारे जो सेना के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने जिस बयान को दिया हम उसके साथ खड़े, वो सच है हमारे लिए। पर सर, एक समय पे जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, पुलवामा, अभी पहलगाम अटैक की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष भी इस बार साथ में दिखा था, एक टाइम तक साथ में दिखा था, पर जब ट्वीट का खेल स्टार्ट हुआ, ट्विटर पे लोग बागों का ट्वीट स्टार्ट हुआ, देश विदेश से ट्वीट आने स्टार्ट हुए, तब विपक्ष ने अपना खेमा वापस विपक्ष की तरफ कर दिया, समर्थन के जरिए। नहीं खेमा नहीं किया भैया, उन्होंने तो देश के खिलाफ खड़े हो गए वो लोग। हाँ, खेमा ही मतलब खेमा है। आज पाकिस्तान जैसे देश में वो उनके
आंखों के तारे बने घूम रहे थे, उनका बयान लेकर के घूम रहे थे। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को। एक समय वो विपक्ष था, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो यूएन में जाकर के भारत का पक्ष रख के आए थे। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिम्मेदार विपक्ष क्या होता है। कहीं ना कहीं सर ट्वीट स्टार्ट होता है, मैं किस ट्वीट की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं उस ट्वीट के बारे में। उस ट्वीट के बाद मोदी सरकार ने एक्शन लेना बंद कर दिया, आर्मी एक्शन पे नहीं थी, सामने से जवाबी कार्रवाई हो रही थी। तब विपक्ष कह रहा था कि एक टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी जी थी जो जाके देश को गौरवान्वित महसूस करवा के आई थी, देश की छाती चौड़ी हो गई थी उस टाइम पे। देखो निखिल जी 73-71 की लड़ाई और आज की लड़ाई में बहुत फर्क है। आज वो आजकल वेपन से लड़ाई, आजकल जो है कौन से वेपन लड़ जाते हैं और पहले कौन सी सेनाएं लड़ती थी, इस चीज़ को समझो। और अगर इतने गौरवान्वित होने की बात है, ठीक है, हमारे को उस समय भी हमारी सेना के जवानों पर बहुत गौरव है हमारा कि हमने उनको सम्मान करना चाहिए। पर कितने सैनिक उस बांग्लादेश को बनाने में हमने भारत के खोए हैं, किसी ने याद किया है क्या? उस युद्ध में कितने सैनिक हमारे मारे गए थे। और 71 अगर इतने ही मजबूत लोग थे तो उस समय पीओके क्यों नहीं खाली करा लिया, जब 91,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पास में युद्धबंदी थे, हम हमारे 56 लोग नहीं छुड़ा के ला सके। उस दिन कहाँ चले गए थे ये लोग? कौन से गौरव की बात कर रहे हैं ये? कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? और आज की बात है तो आज हमने बहुत स्पष्ट है, हमने तो युद्ध के हालात ही नहीं थे, हमने तो प्रतिकार किया है। जो हमारी जनता को जिस प्रकार से उन लोगों ने जिस मानसिकता से यहाँ पर मारा, उसके खिलाफ सरकार ने बिल्कुल कठोर कार्रवाई करी। उनके जो वहां पर जो आका बैठे हैं, जो आतंकवाद को पोषण देते हैं, उनके तो घर में घुस करके हमने उन लोगों को उड़ाया क्या करके। तो उनको बताया ना कि तुम पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर बैठे हो तो तुम कहीं सुरक्षित नहीं हो, यहाँ पे भी आके तुमको मारेंगे। हमारे ऊपर अगर कुछ भी आंख उठा करके देखो तो बर्दाश्त नहीं होगी भारत को। और भारत की सेना सक्षम है, सबको मालूम है कहाँ पे क्या हुआ, उनके कितने एयरबेस हमने खत्म किए, वो तो पूरे प्रूवन है, सब पूरी दुनिया को मालूम है। ये तो दिन भर एयरक्राफ्ट कितने गिर गए, ये गिर गए, वो गिर गए, मतलब उस चीज को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे इस पूरे अभियान को। पर सर कहीं ना कहीं आपको इसमें लगता है कि मीडिया की भी बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है। हम देख रहे थे रात को 9 बजे 10 बजे भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी और अगले दिन तक कोई नामो निशान नहीं था। मीडिया ने एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी पीआर की तरफ जाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलती जा रही है। देखो अब ये तो देखो अब चलता है, इसके पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा, पर मेरा ये मानना है कि हमारे को सारा एक्शन जब सेना कर रही थी तो हमारे को सेना का जो प्रयास लिया जा रहा है, हमारा पूरा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भारत की सेना के ऊपर भारत के कोटि कोटि जनता का पूरा विश्वास है। अब आप सेना पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपके ऊपर सवालिया निशान है कि आप क्या कर रहे हैं। देश के नागरिक सेना पे विश्वास कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं विपक्ष और एक मीडिया दोनों अपनी अलग अलग भूमिका। देखो मीडिया की तो भूमिका देखो आप जनता तय करती है, मीडिया के ऊपर तो मैं भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके पास जो इनपुट होगा या उनको सही होगा वो दिखा रहे होंगे, और गलत होगा तो उनको उसका भी एक खामियाजा। पर एक विपक्ष को जिस प्रकार की भूमिका में होना चाहिए, विपक्ष के और भी काफी दल थे, उन्होंने अभी पूरी दुनिया में जब हमने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा तो उन्होंने बहुत मजबूती से भारत का पक्ष भी रखा है। पर हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके नेता को वो भी नागवार थे, उन्हीं की पार्टी के बहुत से लोग भी जाके आए हैं जो वास्तव में जानते हैं कि देश से हमारे को देश प्रथम की जो बात हम करते हैं। आज मैं कल ही आज अखबार सुबह पढ़ रहा था, एक बहुत जोरदार बात है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध, ठीक है, मैं आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव विषय है, बड़ा विषय है, और वो बात चल रही थी कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जो भी विषय, लेकिन उसमें भारत का भी एक मत था इस पूरे कार्रवाई के पीछे, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में बहुत स्पष्ट रखा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और भारत की धरती पर हम आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। भारत की डायलॉग जो है वो पीओके को लेकर के, और उसकी कार्रवाई को हमने करी ना, पहले दिन उसका पानी रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर आज भी हमने बंद नहीं किया। मतलब कि अगर वहां से अगर कोई गोली चलेगी तो यहाँ पे जवाब जो है गोले से जाएगा। इसको हम कहते थे ना, ईंट का जवाब पत्थर से। कल भी अमित शाह जी का ट्वीट था कि जल समझौता जो हुआ था वो अभी तक बंद है, उसको वापस चालू नहीं किया गया। तो इस पे सर आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल चालू बंद है ना,
पाकिस्तान के साथ हमको कोई आर्थिक मोर्चे पर तो हमने कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा करी नहीं अभी तक, न उनके साथ में डायलॉग करने को तैयार है। जब तक इन दो बातों के समाधान पर हम प्रॉपर चर्चा नहीं होगी, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री जी ने साफ बोल दिया, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। तो हर चीज स्पष्ट है ना। इतनी इतनी कठोरता से कोई बात किसी ने अगर किसी मतलब इससे बड़ा और क्या स्टेटमेंट जवाब हो सकता है? आप क्या उम्मीद करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री? क्या आपको भी लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो वापस भारत में शामिल होगा, या इसको लेकर कोई बड़े स्टेप भारत लेगा? नहीं अभी चल रहा है। नहीं और देखो निखिल जी, ये भारत के कभी भी हमने, ठीक है ये तो बड़ी अलग प्रकार की चीजें हैं। अभी तो हम फिलहाल जो पीओके है सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा, और आएंगे वहां की जनता दुखी है, एक दिन वही स्वयं हमारे वो वहीं पे इस प्रकार का आंदोलन चलेगा कि वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी आप जो वर्तमान पाकिस्तान है उसको इंटरनल उसकी क्या हालात है उस पर किसी से छुपी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। और उनकी जनता से हम तो खाली एक संवेदी रख सकते हैं कि उनके जो लोग परेशान हैं उनको उनका प्रॉपर हक मिलना चाहिए, उनको भी दुनिया के अंदर आगे बढ़ने का हक है। पर जिस प्रकार की पीढ़ी वहाँ डेवलप कर रहे हैं ये तो सोचनीय बात है, तो पूरी दुनिया में चिंता की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चूंकि आज हम बात करने पड़े हैं, देखो मैं आपसे एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, इन 11 सालों के बदलाव को बहुत छोटी तरीके से नहीं सोचो, बहुत ब्रॉड तरीके से सोचो। ये एक मैकेनिज्म पे चलिए पूरी जो कार्रवाई चलिए, जनधन खाता, किसान सम्मान निधि, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन, साथ के अंदर आने वाले समय में महिला आरक्षण, ये पूरा एक रोड मैप तैयार हो रहा है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में 2047 का भारत कैसा होगा, विकसित भारत की कल्पना कैसी होगी, इस पर हमको चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि देखो हम हमारे कोटि कोटि जन 145 करोड़ लोगों के लिए हम चिंता करने के लिए बैठे, हमारी प्रायोरिटी वो है। बाकी दुनिया में आज स्पेस है ही, हम दुनिया में आज सबसे बड़ा बाजार है, तो वो तो चिंता करने वाले हैं, पर बाजार की कॉस्ट के अंदर हम हमारे जीवन मूल्यों को खत्म नहीं होने देंगे जो आज से पहले होता आया था। हम भारत के गरीब लोगों की कोई भी कॉस्ट के ऊपर काम करने को तैयार नहीं है। उनका कैसे प्रोडक्शन हो, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इन सब बातों की चिंता करते हुए हमें आगे जाना है। अच्छा आप ये बताओ, चलो 2013 में ये बातें कर रहे हैं जो हमारा विपक्ष है, 2013 के अंदर 300 रुपए में कितना जीबी डाटा आता था? 1 जीबी डाटा मिलता था उसमें, और आज 300 रुपए में क्या मिल रहा है? पर डे 2 जीबी पर डे, मतलब 60 जीबी। कहाँ 2013, कहाँ 2025, कहाँ 300 रुपए में 1 जीबी, और कहाँ पर डे 10 रुपए में 2 जीबी, मतलब 5 जीबी। पर ये प्राइवेट कंपनियां ही दे रही है, जो सरकार के अधीन कंपनियां भी हैं, वो इतना क्यों नहीं कर नहीं वो कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, देखो मैंने आपसे अभी पहले भी बताया, सरकार का काम व्यापार करना, सरकार को व्यापार करने के लिए नहीं है, सरकार पॉलिसी बनाने के लिए आई है। हेल्दी कंपटीशन है बाजार के अंदर, जो बढ़िया चीज बेच के जाएगा, जो सही रीजनेबल रेट में देगा, उसके लिए स्वागत है बाजार के अंदर। आज आपको मैं बताता हूँ, गरीब के लिए तो चलो गरीब कल्याण है, अलग अलग योजनाओं से उनके लिए हाउसिंग सेक्टर में सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। वो पूरे भारत के अंदर करोड़ों करोड़ों घर आज डिलीवर हुए हैं ना, उनको रहने के लिए अच्छा आवास भी देने का सरकार प्रयास कर रही है। उनके लिए अनाज की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों का अनाज, इस पर बड़ी चर्चा होती है, बड़ी मजाक उड़ती है। अरे साहब, अरे भाई एक चीज बताओ, आप स्वावलंबी और सम्मानजनक समाज चाहते हो, या उसको ये चाहते हो कि हम आज किसान है, आज अनाज उगा रहा है, हम इतनी बड़ी खरीद एमएसपी पे कर रहे हैं आज, तो उस अनाज का क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? इनकी जैसे क्या उसको ले आकर के पानी में फेंक दें, या ये लिख के दे दें कि चूहे खा गए? आज उस अनाज की खरीद हो रही है, उसको जो आवश्यक लोग हैं वहां तक पहुंचा रहे हैं। ये तो प्रूवन है। 19% जो लोग थे ना जब हमको राज मिला था, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थे, आज 60% लोग हो गए। तो नेचुरल है, जो जिसको हमको लगता है कि इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं ना चीज को। आज हम अगर हम 5 लाख लोगों का अगर बीमा कर रहे हैं, तो सामाजिक सुरक्षा का वातावरण तो हर संपन्न देश के अंदर होता है। पूरी विकसित किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां भी सामाजिक सुरक्षा एक विषय है, वहां भी सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी। तो सामाजिक सुरक्षा के आयाम है भाई। हम अनाज दे पा रहे हैं, या चिकित्सा सुविधाएं दे पा रहे हैं, या प्रधानमंत्री जो औषधि जो केंद्र है वहां पर बहुत रीजनेबल रेटों पे अगर दवाई दिलवा पा रहे हैं, तो ये तो सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार के काम है भैया। ये कोई गरीबी का द्योतक नहीं है, ये तो ताकत का सवाल है कि भारत सरकार के पास इतनी ताकत है कि इतने लोगों को प्रोटेक्शन दे सकती है।
और जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन के हकदार हैं वहां तक दे पा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर दे रहे हैं ना हम लोगों को, जिसको जरूरत नहीं है उनको हमने आग्रह किया सरकार ने कि वो लोग इससे बाहर आ जाए, वो बहुत से लोगों ने छोड़ा सरकार के आग्रह पे, और आज जो आवश्यक है जिनके लिए जो सोचते हैं उनको दे रहे हैं। तो सामाजिक सुरक्षा देना तो सरकार का काम है, और इसी के लिए तो प्रतिबद्ध है सरकार कि भाई कहीं पर भी कोई एक भी पिलर अगर हमारा कमजोर है तो उसके लिए हम खड़े हैं। आप काम करो, वातावरण बनाओ, लड़कों पढ़ाओ। आज इतनी मेडिकल सीटें बढ़ाई है, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों को मौके मिल रहे हैं। 10% हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ना सरकार ने, तो ये भी तो सब वही सब चीजें। सर 11 साल मोदी सरकार पूरे हो गए, बहुत सारा डेवलपमेंट हमने देखा है, बहुत आगे भी उम्मीद करते हैं इससे भी अच्छा डेवलपमेंट हम भारत में देखेंगे। बिहार इलेक्शन भी सर नज़दीक है, क्या ऐसे बड़े चेंजेस या बड़े ऐसे मूवमेंट हम देख सकते हैं या होंगे या होने वाले हैं? आपको क्या लगता है उस पर? देखो, मैं एक आपको बहुत स्पष्ट बात करूँ, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास एक ही नारे के साथ काम किया। मैं ये इस टिप्पणी को इस अन्यथा मत लेना कि विकास बिहार का चुनाव, हम कोई भी चुनाव को देख करके हम कोई भी काम नहीं कर रहे। हम देश की उन्नति कैसे हो उस पर काम कर रहे हैं। हमको आवश्यकता पड़ने पर नॉर्थ ईस्ट का भी विकास कर रहे हैं। हम कश्मीर में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। हम बिहार में भी, जो आज गरीबी के अंदर बहुत पिछड़ा प्रदेश था, वहाँ पर भी हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश को आपने देखा है किस प्रकार से एक क्राइम का अड्डा था, उसको बदलने का प्रयास कर रही है। तो कोई एक चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि डबल इंजन की सरकार अगर वहाँ पे होगी तो उस स्टेट में काम करना आसान हो जाता है। आज उसका बदलाव आप देख रहे हो ना। आप आज उत्तर प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है, आज महाराष्ट्र किस गति से आगे जा रहा है, राजस्थान बहुत अच्छे ट्रैक पे है, मध्य प्रदेश पिछले 25 सालों में कहाँ है, गुजरात कहाँ है। तो ये सब उसका कारण है। और दिल्ली में अब सरकार हमारी आई है, अब दिल्ली में बदलाव आप देखो, कितना ज़बरदस्त बदलाव शुरू हो गया। जिस यमुना जी को वो एक हमारे नेता थे, वो हर बार झोला दे दे करके अब क्यों यार यमुना साहब, अब क्यों यार यमुना साहब, कचरे के ढेर लगवा दिए दिल्ली में। तो हट रहे हैं ना वो, वही सरकार, वही लोग, वही मुलाजिम, वही काम करने वाले। पर इच्छा शक्ति चाहिए भैया, सड़क पे उतरने वाला आदमी चाहिए। खाली बढ़िया केबिन में बैठ करके भाषण देने से काम नहीं चलता है। आज प्रधानमंत्री जी तो प्रेरणा के स्रोत हैं हम सब लोगों के लिए। सुबह सबको मालूम है, सुबह किसी भी समय उनके चेहरे पे मैंने ना एक वो नहीं देखा, हर समय बिल्कुल फिट एंड फाइन। आज इस एज में भी वो जिस गति से लगते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा है, युवाओं के लिए। कर मैं तो अपने आप को युवा नहीं मानता, युवा तो एक ही है इस भारत के अंदर। वो अभी 10-15 साल तक और युवा बने रहेंगे। अभी इसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। वो हमारे योगी जी उनसे 1 साल छोटे हैं, और युवा एक ही है वो। तो मुझे तो कई बार कांग्रेस की जो पूरी व्यवस्था पे भी तरस आता है कि कहाँ यार आप क्या सोच के काम कर रहे हो। अरे कोई मिसाइल लॉन्च नहीं हो पा रही तो हटा दो उसको, दूसरी लाओ। क्या लोग ही नहीं है क्या? एक परिवार के लिए काम कर रही है क्या पूरी पार्टी? एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है? हम देश का उद्धार करने आए हैं, व्यक्ति का उद्धार नहीं करने आए हैं। 11 साल की उपलब्धियों की बात करना चाहते हैं। 11 साल में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी पॉलिसी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो है वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज आई है। ग्राउंड लेवल पे वो कितनी वर्क कर पा रही है, कितना लोगों तक पहुँच पा रही है? क्योंकि मीडिएटरों को बीजेपी सरकार ने कहीं से सब जगह से रिमूव कर दिया है, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सरकार से सीधे जनता को जोड़ रही है। मीडिएटर का पूरा ब्रिज हटा दिया। इस पर सर आपका क्या है? तो वो 11 साल में बहुत कुछ बदला है। आप किस क्षेत्र की बात करेंगे, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है। सड़क है, आपको दिख रहा है पूरी दुनिया में आज सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा जाल हमने खड़ा कर दिया। रेलवे है, वंदे भारत, नमो भारत, अलग अलग प्रकार के ट्रेनें, जिसके अंदर मतलब पहले एक समय के अंदर कल्पना नहीं करता था आदमी उस पर जा रहे हैं। आज उड़ान योजना है, जो एक सामान्य व्यक्ति भी उसके अंदर यात्रा करने की कल्पना सोच रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की बात है, तो हम उनको मकान दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, दवाइयाँ दे पा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के लिए मुद्रा लोन, उनके लिए स्टार्टअप योजनाएं, उसके माध्यम से उनको संबल दे रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने महिलाओं को विशेष वो करते हुए उनको आवास के अंदर आगे बढ़ाया, उनके लिए शौचालय लेके आए। तो देखो हर क्षेत्र की बात है। अब जहाँ तक हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देखो इस चीज़ को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है
और मध्यम वर्गीय, मैं विशेष तौर से बात करूंगा कि एक मध्यम वर्गीय, ठीक है हर बार होती है, पर मध्यम वर्गीय 12 लाख रुपए टैक्स फ्री, मतलब 2.5 लाख रुपए की टैक्स फ्री था 2013-14 में, जो आज 12 लाख रुपए टैक्स फ्री, मतलब आप कल्पना कर सकते हो क्या इस बात को लेकर के? 4 गुना 5 गुना से हम जो टैक्स फ्री इनकम के ऊपर खड़े हैं। आज पूरा व्यक्ति कितनी इसके साथ में, और अभी तो हमारे सरकार ने 3 दिन 4 दिन पहले एक निर्णय लिया, 15 रुपए में एक टोल क्रॉस करना, मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप, इस देश में हाईवे की टोल क्रॉस करने के लिए 15 रुपए चुकाने पड़ेंगे एक व्यक्ति को, मतलब उसका कितना फ्री किया है उन चीजों को। ये सब मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर के भी मेरा सरकार। सवाल सर यहाँ पे निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता का भी सवाल था, क्योंकि जिस दिन ये घोषणा हुई थी सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉजिटिव साइड चल रहे थे, उन पॉजिटिव साइड में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तबका आ गया था। तो नेगेटिव तबका ये कह रहा था कि उन टोलों पे जब सरकार के वाहन निकलते हैं, सरकार के वाहन टैक्स नहीं देते, बहुत दूर से ही गाड़ियों का सायरन सुनाई दे देता है, टोल का गेट खुल जाता है और निकल जाता है। ये सब टोल जो है ये आम जनता को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं इस पे जा रही है? ये सब धीरे धीरे होगा। पहले लाल बत्ती थी, लाल बत्ती हट गई ना। ये लाल बत्ती किसने लगाई थी? हाँ, किन किन लोगों ने लगाई थी? लाल बत्ती हट गई ना। ये भी समय आएगा। देखो ये तो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, इसको आप इस तरीके से मत समझो। ये जो टोल और हाईवेज किसकी है, इसकी एंड ऑफ द डे मैंने आपको क्या बताया कि लोग हल्ले मचाते हैं जी बेच दिए, कोई नहीं बेचा है। ये सिर्फ मेंटेनेंस है, बनाओ और चलाओ, पीपीपी। अल्टीमेटली लैंड किसकी है? सरकार की है। तो ठीक है, हम आज हमारी बिल्डिंग कोई घर के ऊपर कोई मकान बनाते हैं तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है सरकार की। जो सरकारी जो लोग हैं वो आने जाने के लिए सरकार के पास ही तो जा रहा है ना पैसा। वो कुछ बच रहा है तो सरकार का ही बच रहा है, और सरकार का बच रहा है तो जनता का पैसा बच रहा है। वो तो इसको क्रॉस को बदलाव करने की आवश्यकता। हाँ, अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहे थे, गुंडागिर्दी से तो कोई नहीं निकल रहा। पहले टोलों के ऊपर क्या गुंडागिर्दी हो गई, आज तो ऑटोमेटिक टोल कट रहा है, जा ही नहीं सकता उस पर। वो उससे तो बेटर पोजीशन पे हम आए। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं कर, लोक कल्याणकारी सरकार जिस दिन हमारे पास में उस हम लेवल पे पहुंच जाएंगे एक दिन, तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बदलाव आएंगे, करेगी सरकार। बड़े बदलाव की बात करते हैं सर, आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं काफी लोगों से भी मिला जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी में है, सब एक ही बात कर रहे हैं, बड़ा बदलाव बड़ा बदलाव। क्या ऐसा बड़ा बदलाव है जो बीजेपी के परिवार वालों को, जो बीजेपी के सदस्य हैं, उनको दिख रहा है कि ये बड़ा बदलाव होगा? क्या ऐसा बड़े बदलाव की बात चल रही है? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा इससे बड़ा बता रहा हूँ आपको, अभी वहीं पे लेके आ रहा हूँ। आप कभी कल्पना करिए कि पिन कोड के ऊपर भी काम होगा कभी? आपने नहीं सुना होगा। अभी एक चर्चा शुरू हो गई। आपको मालूम है कि देश में पिन कोड को लेकर के आज तक कोई रेवोल्यूशन ही नहीं हुआ है। हाँ। आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ रह रहे हो, ये बदलाव आएंगे आने वाले टाइम में। आपका एक एक पॉइंट क्लियरफाइड होना चाहिए। मैंने दुनिया के 50 से ज्यादा देश घूमे देखे हैं। मतलब किसी घर का एड्रेस अगर आप उस पर डालते हो ना, तो पर्टिकुलर घर के ऊपर जाता आदमी, वो ही चेंजेस नहीं कर पाएगा। वो बदलाव के हिस्से हैं, उससे भी देश की अर्थव्यवस्था आधा % तक बढ़ सकती है। हमारे टाइम पे डिलीवरेंस आ सकती है सामान की। आज कई बार आप देखते हो साहब, वो आपका जो डिलीवर बॉय है वो भाई साहब का घर कहाँ पे है, मैं कहाँ पे आऊँ, जीपीएस में प्रॉपर, ये सब क्या है? ये बदलाव के हिस्से है भैया। ये छोटे छोटे बदलावों से देश बदलेगा। आज आप एक एक वोटर लिस्ट वापस से खंगालना शुरू हुई है, तो विपक्षियों को खुलबुली लग गई, यार ये क्या आफत मोल ले ली हमने हल्ले मचा के चुनाव आयोग में। तो भाई हर चीज को खंगालेंगे तो सही ना, उसमें क्या कमियां हैं? आज आप डीजी यात्रा से जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, कभी सोचा था क्या कभी कि आपका खाली फेस स्कैन हो रहा है और आप सीधे अंदर? सोचा था कि कभी कल्पना करी थी? तो यही तो बदलाव है। मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं विदेश से जब कभी आता था, विदेश की यात्रा से, तो वो एक पन्ने का पूरा फार्म भर के देना पड़ता। अरे भाई मैं भारतीय आदमी हूँ, ये देश मेरा है, मैं देश की नागरिकता के साथ में यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट देख लो, बात खत्म। वहां पे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किधर से आए हैं? अरे भाई कोई मैं अपराधी हूँ क्या? जा रहे हो तो फार्म भर के देके जा रहे हो। सब बंद हो गया। यही बदलाव होते हैं। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, जो खाली तनाव, उन सब चीजों को हटाओ। हम देश के सम्मानित नागरिक हैं, मैं देश का भारतीय हूँ, ये देश का राइट है, मैं किसी की मिल्कियत में नहीं रह रहा, ये देश हमारा है।
छोटे 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 चीजें जो है ना कितनी गति बढ़ाते हैं ये समझने की आवश्यकता है। आज पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया में कल्पना करी थी 2 मिलियन खाली हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर पा रहे थे सनरेज, आज ट्रिलियंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, ट्रिलियन किलोवाट्स की। तो कहाँ से आ रहा है ये बदलाव, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है सरकार की नीतियों से, सरकार की अनावश्यक दखलंदाजी बंद होने से। हर चीज क्रिस्टल क्लियर है, कागज पे लिखा हुआ है, आप कोई चीज ऑनलाइन काम करो, आपके सारी अप्रूवल्स ये वो सब ऑनलाइन आ रही है ना। यही बदलाव तो चाहिए था आदमी को। और क्या बदलाव, ये बहुत बड़े बदलाव है। बात करने में लगता है कि बहुत छोटे हैं, कोई चेंजेस हो सकता है, पर इसको भी बदलने में सरकार को एक लंबा समय तय करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, रोड मैप रेडी करना पड़ेगा, सरकार का काफ़ी फंड इसमें चलेगा। और इसके अलावा 11 साल में जो कार्य हुआ, मैं वापस उस पर जाता हूँ, 11 साल में सरकार ने प्रॉपर देश के अलावा जो प्रॉपर राज्य हैं उनमें ऐसे क्या चेंजेस किया। हम राजस्थान की बात नहीं करते, और भी ऐसे वहाँ पे क्या बड़े चेंजेस हुए? नहीं, बड़ी चेंजेस कैसे नहीं हुए? चेंजेस हुए हैं ना, उसके भी चेंजेस किस मैनर में हुए हैं। आज एक समय था जब भारत में जितना स्टेट कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, हाँ। उसका कुछ मैनर पर भारत सरकार ने बढ़ाया उसको। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है उसका 42% हिस्सा उसी स्टेट के अंदर खर्च हो रहा है। कितना बड़ा बदलाव है, किसी ने सोचा इस बात को? आज जो राजस्थान में हम देखते हैं बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, सरकार के जो केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधान जलधन योजना है, जो घर घर पे जो पानी का जो हम कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से आ रही है। ठीक है, उसमें स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, पर बहुत सी योजना है उसमें 85% तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत सी योजना है उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर ये सब चीजें आई ना आगे, इसमें क्रिस्टल क्लियरिटी आई ना। बहुत से स्टेट्स के हम पढ़ते थे कि वो वहाँ पे उसके जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे स्टेट के, वो बरसों तक टाइमली वहाँ दिल्ली में घूमते थे और उनके स्टेट के बजट आवंटित किए। तो बिल्कुल क्लियर है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। हमने कोई पार्शलिटी से काम नहीं किया किसी भी सरकार से, पारदर्शिता सबके साथ। बिल्कुल सब, बिल्कुल कोई पार्शलिटी नहीं, पारदर्शिता से काम होगा। जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन स्टेटों को भी सरकार उसी तरीके से हैंडल कर रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों करती है। पर उनको सरकार की योजनाओं पर क्रिस्टल क्लियरिटी लानी पड़ेगी, जो सरकार के जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए अभी देश विदेश की बात, राजस्थान में चर्चा करते हैं सर। राजस्थान में सर कांग्रेस का एकजुट होना किस बड़े संकेत की तरफ आपको लगता है? क्योंकि देख रहे हैं लास्ट कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से कांग्रेस के दो गुट जो बटे हुए थे, आपस में परस्पर संपर्क में है, संवाद में है, एक साथ आ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखो कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, कब वो अलग होते हैं कब साथ आते हैं, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। पर उनकी, मैं उसी पे ला रहा हूँ, उनकी लड़ाई किस राज पाने के लिए किस स्तर पर पहुँच जाती है, ये तो अभी कुछ दिन की बात है। जिस दिन वापस से चुनाव के हालात होंगे उस दिन उसी तरीके से लड़ते हुए देखेंगे। पर हाँ, मैं ये विश्वास कर सकता हूँ राजस्थान के साथ में, राजस्थान की सरकार के साथ में जनता जुड़ रही है। जनता का जुड़ाव, जनता का विश्वास राजस्थान की सरकार के साथ बढ़ रहा है और आज बहुत बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से सरकार, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बहुत सुधार हुआ है। आज जो नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ में आज जो UDH है, जो अर्बन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बदलाव साफ में नज़र आ रहे हैं। आपको आज जयपुर के अंदर किस प्रकार के नए ब्रिज, रोड, ये उनके अप्रूवल्स दिए सरकार ने, और आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बदलाव इस जयपुर शहर में भी दिखेंगे और बड़े जो हमारे शहर है वहाँ भी दिखेंगे। ग्रामीण विकास पर भी सरकार बिल्कुल एग्रेसिव है, आने वाले समय में वहाँ भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। सर राजस्थान की राजधानी में हम बैठे हैं जयपुर, मैं काफ़ी जगह देख रहा था, काफ़ी जयपुर के आम जनता से मैं मिला था, सबका एक ही सवाल था कि बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश में यहाँ का हाल बेहाल होता है, सड़कों पे पानी रहता है, लंबा ट्रैफिक रहता है। इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या उठाने वाली है, उठा चुकी है? देखो, बारिश का जहाँ तक सवाल है, सड़कों का सवाल है, देखो अल्टीमेटली ये तो बात सही है कि पिछले 30-40 साल में जयपुर में की बात में कर रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल जयपुर से किया, तो जिस प्रकार से जयपुर का बदलाव हुआ उस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया।
काफ़ी अतिक्रमण हुए, पर लगातार सरकार उसको हैंडल कर रही है। आप रोज़ देख रहे हो जहाँ पे अनावश्यक अतिक्रमण थे उनको हटा रही है सरकार, और सड़कों को ठीक कर रही है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर जब तक सब चीज़ें हो जाएगी तो आपको हो सकता है ये सब चीज़ें भी ठीक नज़र होंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं मुंबई जाके आया, कोस्टल रोड पे होता, मुंबई के अंदर के जामों से मुक्ति होगी। अब इसकी मुक्ति कैसे होगी? जब तक सड़कें प्रॉपर होंगी, सब चीज़ होगी, तो उसके ऊपर सरकार प्रयास कर रही है, लगातार काम कर रही है। आज बड़ी बड़ी कितनी सड़कों को हमने खाली कराया। हमारे विपक्षी नेता उसका अनावश्यक विरोध करने पहुंच जाते हैं, यही बनवाते हैं, पहले गलत निर्माण करवाते हैं, फिर अब विरोध करते हैं। अरे तो भाई पहले बने क्यों? किस लिए बहकावों से बने? तो जनता को भी ये चाहिए कि जो सरकार के जो रास्ते हैं, जिन रोडों को जीडीए जयपुर विकास प्राधिकरण ने तय कर दिए, उनको उनके नियमों को फॉलो करो और उसको अनावश्यक ब्रेक मत करो। तो ये सब जाम और ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और कुछ जहाँ पे सड़कें अभी रुकी हुई है, सरकार का पूरा प्रयास है कि जल्दी उनको भी लगातार काम करते हुए उनको खोलेगी जल्दी। सर आपने बताया कि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठे हैं। राजस्थान सर एक अपने में बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है, फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, रोजगार दे रहा है। क्या राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर तीसरे नंबर लाने में क्या बड़ा योगदान राजस्थान की तरफ से रह सकता है? निखिल, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखो राजस्थान में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसको कभी किसी ने पहचाना नहीं। मोदी जी ने हमारे को 2 बड़े हाईवे अभी दिए हैं। हाईवे नहीं, एक्सप्रेस हाईवे जिसको बोलते हैं। एक बठिंडा से पोर्ट पे जोड़ रहा है अपना, यहाँ पे गुजरात के पोर्ट पे जा रहा है, और एक हाईवे हमारा जा रहा है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस। उसके किनारे पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपार संभावनाएं जो है उसको लेकर के लगातार राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। और 36,000 करोड़ 35,000 करोड़ के जो एमओयू थे उनको धरातल पे लाने का लगातार सरकार का प्रयास है। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार एक बैठकों का दौर करके इनको धरातल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 लाख करोड़ के इसमें 10% तक का तो जो है ऑन अप्रूवल्स पे आ गए हो सकते। अब आप कह रहे हैं कि राजस्थान को क्या हम किस नज़रिए से देखते हैं, तो देखो एक पहला नज़रिया तो यह है कि राजस्थान आने वाले समय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का पूरे दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है, एक उदाहरण बनने वाला है। हम इतनी लाइट प्रोड्यूस करने की स्थिति में आ जाएंगे, शायद हो सकता है हम भारत को पूरे शहरों को लाइट देने की स्थिति में। इस लेवल पे काम हो रहा है, इस लेवल पे सरकार के प्रयास चल रहे हैं। एक बात यह है, आज सरकार ने इसमें काफ़ी परिवर्तन भी किए हैं। उद्योग और ऊर्जा को लेकर के कुछ अच्छे अधिकारियों को भी डेप्यूट किया है, और सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है कि इन 2 क्षेत्रों को हमको पूरा आगे बढ़ के काम करना है। इसके अलावा तो हम एमएसएमई के माध्यम से जो सरकार अलग अलग छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया को भी अब डेवलप करने की बात कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया जो लोग बाग बना रहे हैं उनकी भी अप्रूवल्स लगातार सरकार दे रही है। तो वहाँ पर ही बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और सरकार इसमें इंसेंटिव्स भी जो नए नए जो योजनाओं के माध्यम से बनाने का प्रयास कर रही है, उससे भी लोग जुड़ रहे हैं। और बहुत से क्षेत्रों में तो हम आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, जैसे भीलवाड़ा है, टेक्सटाइल का एक पूरी दुनिया में जाना माना नाम हो गया। इसके अलावा भी चर्चा चल रही है कि शायद गैस आधारित लाइट भी हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो सैनिटरी और इसको भी लेकर के सरकार नए अपने काम चालू करवा सके, जनता को नए औद्योगिक क्षेत्र उसके क्षेत्र में विकसित कर चुके। और आज ग्रेनाइट और मार्बल में तो हम पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई चुके हैं, उसको और ज़्यादा कैसे बेटर कर सके उस पर लगातार कोशिश है। पहला तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, और भी बहुत से हैं, मैं तो ये उदाहरण दिए आपको कुछ। उसके अलावा हम एजुकेशन में बड़े हब के रूप में और भी शहर विकसित हो, कोटा जैसे शहर विकसित हो, इस पर भी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा पर्यटन को लेकर के भी एक बहुत बड़ा उद्योग राजस्थान में विकसित हो, उसको लेकर के सरकार गंभीर है। खासकर जो ब्रज क्षेत्र का जो है उस क्षेत्र का विकास में लगी है। जयपुर एक अपनी पहचान जहाँ खो चुका था, वापस एक पर्यटन नगरी के रूप में जयपुर विकसित हो, उस पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और इसके अंदर बढ़िया रोड में देखो, कोई भी प्रदेश को आप मार्केट करने के लिए उसकी राजधानी का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और सरकार का पूरा प्रयास है कि जहाँ भी हमारे जाम है, इन सब से मुक्ति कैसे मिले, उसके ऊपर लगातार कोशिश। आज एयरपोर्ट का एक्सपेंशन आप देख रहे हो किस प्रकार से हो रहा है, रेलवे स्टेशन के दोनों के काम चल रहे हैं। मतलब मैं आपसे एक बहुत बढ़िया बात आपने अगर बीच में मुझे क्या चल रहा है, रेलवे स्टेशन पे हमने बात ही नहीं की। आज पूरे देश के अंदर 200, 300, 400 रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन, मतलब कल्पना कर सकते हो आप,
एक रेलवे स्टेशन की कल्पना नहीं हो पा रही थी जिस जो आज के 10-12 साल पहले, आज 400 रेलवे स्टेशन रीबिल्ड हो रहे हैं पूरे, वो पूरे विश्व स्तरीय बन रहे थे। किसने था किसी को? रोका था क्या किसी ने? पर इच्छा शक्ति नहीं थी, सिर्फ खाली की क्या चल रहा था कि एक एयरपोर्ट बन जाए, उस पर हमारा नाम लग जाए, फैमिली मतलब मालिक हो गए। ऐसा नहीं होता। देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता को ईज कैसे मिले, देश की जनता कैसे हल्का महसूस करे। यार हम पूरी दुनिया की आज ग्रोथ का इंजन है, आज दुनिया में दूसरे नंबर आने वाले, ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फोरकास्ट है पूरा, 2025 से लेकर के 2030 तक भारत दुनिया के जितने भी अर्थतंत्र चलेगा उसमें अमेरिका से भी ज्यादा, मतलब अमेरिका का 11-11.5% योगदान होगा और भारत का 15% होगा। आप सोचो किस लेवल पे भारत के बारे में दुनिया सोच रही है, और आप वहीं पे पूरी दुनिया में घुमा रहे थे इन चीजों को। सोचने की आवश्यकता है, ये हमारी ताकत है। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट रह सकता है? नहीं, परसेंटेज से देखो कुछ नहीं है, पर हाँ ये है, राजस्थान जो प्रमुख जो प्रदेश हैं, जो 5-7 होंगे, उन प्रदेशों में राजस्थान निश्चित शामिल होगा। आज हम नेचुरली हम नीचे हैं, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार बैठकों के दौर के साथ में और अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए राजस्थान एक नया राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने और विकसित भारत का प्रमुख ग्रोथ इंजन राजस्थान बने, इस बात का लगातार प्रयास है। और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी लगातार राजस्थान को मिल रहा है। राजस्थान आपके नजरिए से आने वाले 10 सालों में कैसा राजस्थान देखने को मिलेगा? नहीं, विकसित राजस्थान की बात हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल वेल अपडेट, एक पूरी दुनिया में पर्यटन की नगरी, पर्यटन का प्रदेश। मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में एक, आप कहीं भी जाएंगे ना, तो जब भी पर्यटन की चर्चा भारत को लेकर के होगी तो राजस्थान अछूता नहीं रह सकता उससे। संस्कृति आज कल्चर है हमारी, एक बड़ी हेरिटेज है हमारी, इन सब चीजों को लेकर सरकार कोशिश कर रही है इन कैसे भी करके इनको फ्लोर पे लाया जाए। सभी शहरों को, ऐसा नहीं है खाली कोई जयपुर के विकास की चर्चा चल रही है, हम और भी जो शहर हैं हमारे जुड़े हुए, जिनके अपना एक हेरिटेज है, जिनका एक अपना एक पहचान है। आज उदयपुर ने अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनाई है, उसको भी विकसित कर रहे हैं। जोधपुर की विश्व स्तरीय पहचान है, जैसलमेर की है, और भी कई शहर हैं हमारे, जो बीकानेर है, इन सबका एक अपना हेरिटेज कल्चर है, और हर जगह का अपना एक हेरिटेज कल्चर है। भरतपुर है, इन सबको एक फ्लोर पे लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में बड़ा सुखद वातावरण इस राजस्थान में देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया को हमने अपनी मेहनत के दम पे राजस्थानियों ने अपनी व्यापार के क्षेत्र में नाम कमाया है, तो राजस्थान का आदमी राजस्थान में भी उस चीज को वापस स्थापित करने के लिए पूरा संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। कितना समय लग सकता है राजस्थान का प्रॉपर डेवलपमेंट में? मैं 10 साल की बात कर रहा था, हो सकता है 10 साल से कम भी लगे, हो सकता है 10 साल से नहीं, हम तो 10 साल की बात ही नहीं कर रहे भाई साहब, हम तो 20-25 साल की बात कर रहे हैं। हम तो 2047 का विकसित भारत में विकसित राजस्थान साथ में खड़ा होगा, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, और चर्चा से बहुत सी बातें मुझे भी सीखने को मिलती है कि जनता के सवाल कितने अच्छे होते हैं, और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू।